जय हिंद। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आपका पढ़ाई अच्छा से चल रहा होगा। तो आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान में कोशिका के बारे में। तो यह वन लाइनर क्वेश्चन रहेगा। तो आप इस वीडियो को आज पूरा देख लेंगे तो कोशिका से जो है क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, क्योंकि इसमें टोटल क्वेश्चन जो है 200 प्लस है, वो भी वन लाइनर में। तो वीडियो में बने रहिएगा। अब वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इससे पहले जो भी बायोलॉजी का क्वेश्चन डाले हैं उसका वीडियो प्ले लिस्ट पर आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन जो है यानी कि कोशिका सेल से। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई जो है क्या होता है? तो जीवन की मूलभूत इकाई जो होता है वह कोशिका होता है। जीवों की आधारभूत संरचना एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका कहा जाता है। जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है, यानी सेल कहा जाता है। कोशिका की खोज किसने किया था? तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है, याद रखेगा कि कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कब किया था? तो 1665 में। और किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? तो वह बताया था स्लाइडेन ने। कब बताया था? तो ये 1838 में। करा कि किसने बताया कि पादपों का शरीर सूक्ष्म कोशिका का बना होता है? तो स्लाइडेन ने। कब बताया? 1838 ईस्वी में। उसके बाद है किसने बताया कि जंतुओं का शरीर सूक्ष्म कोशिकाओं से बना होता है? तो वह बताया स्वान ने। यानी पादपों का शरीर जो सूक्ष्म कोशिका से बना होता है यह बताया स्लाइडेन ने, जबकि सूक्ष्म कोशिका यानी जंतुओं का जो शरीर बना होता है सूक्ष्म कोशिका से बना होता है, यह किसने बताया? तो वह स्वान ने बताया। कब बताया? ये 1839 में, जबकि स्लाइडेन ने कब बताया था? तो 1838 में। तो ये दोनों डेट और नाम याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि किसने बताया कि नई कोशिका का निर्माण पहले से मौजूद कोशिका से होता है? करा है कि किसने यह बताया कि नई कोशिका का जो निर्माण होता है वह पहले से मौजूद जो रहता है कोशिका उपस्थित रहता है उसी से होता है? तो यह बताया था बिरचो ने। ऐसे कहीं पर देता है बिरचाओ ने, तो यहाँ पर दिया हुआ है बिरचो ने। कब बताया था? 1855 ईस्वी में। ये याद रखेगा। उसके बाद है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था तो स्लाइडेन एवं स्वान ने। स्वान बताया था कि जंतुओं में यानी जंतुओं के शरीर में सूक्ष्म कोशिका रहता है, जबकि स्लाइडेन ने पादप कोशिका में सूक्ष्म कोशिका रहता है, यह बताया था। उसके बाद है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है? कोशिका सिद्धांत जो है किस पर लागू नहीं होता है? तो कोशिका सिद्धांत जो है विषाणु यानी वायरस पर लागू नहीं होता है, ये याद रखिएगा। कोशिका सिद्धांत जो है यह विषाणु पर लागू नहीं होता है। किस जंतु को जीवित और करा कि किस जंतु को जीवित और अजीवित दोनों माना जाता है? तो अजीवित और जीवित माना जाता है विषाणु को माना जाता है। विषाणु किसके बने होते हैं? तो विषाणु जो बना रहता है सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना रहता है। विषाणु जो बना रहता है सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना रहता है। उसके बाद देखिए कि कोशिका सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं। कोशिका सिद्धांत के प्रमुख विशेषताएं के बारे में पहला है कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव की उत्पत्ति जो होता है वह एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक जीव जो होता है उसका शरीर जो बना रहता है एक या अनेक कोशिकाओं के से बना होता है। कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता या सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। कह रहा है कि कोशिका की उत्पत्ति जिस क्रिया से होती है उसमें केंद्रक मुख्य कार्यकर्ता होता है और सृष्टिकर्ता के रूप में भाग लेता है। उसके बाद देखिए कि प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है। प्रत्येक कोशिका जो है एक स्वाधीन इकाई है, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव बनता है। यानी सभी कोशिका मिलकर काम करती है तब जाकर एक जीव बनता है। उसके बाद है शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? कह रहा है कि शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है केवल समसूत्री विभाजन का, यानी केवल समसूत्री विभाजन का ही प्रयोग किया जाता है चोट लगी मरम्मत के लिए। सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है? तो उसे पूर्वा अवस्था कहा जाता है। सूत्री विभाजन का पहला चरण क्या कहलाता है? तो उसे पूर्वावस्था कहा जाता है। सूत्री विभाजन के उस चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाते हैं, तो उसे मेटाफेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मेटाफेज कहा जाता है। सूत्री विभाजन के उस समय का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित कोशिका के गुणसूत्र मध्य रेखा पर आ जाता है, उसे मेटाफेज कहा जाता है। कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? तो यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली यह प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। उसके बाद देखिए कि जंतु कोशिका
जंतु कोशिका में किसका अभाव पाया जाता है? तो जंतु कोशिका में जो है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, यानी सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है। एक जीव की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो एक जीव की सबसे लंबी कोशिका जो होता है वह तंत्रिका तंत्र होता है। और सबसे बड़ी ज्ञात कोशिका कौन सी है? तो वह शुतुरमुर्ग की अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी ज्ञात कोशिका कौन सा है? तो माइकोप्लाज्मा गैलेसिपिटकम जीवाणु सबसे छोटी कोशिका है। कोशिका कितने प्रकार की होती है? तो याद रखिएगा, कोशिका जो होता है 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक तो होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में मुख्य बातें इसके समझते हैं। इसमें अंतर, जैसे कि कोई अंग ले लीजिए, जैसे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो होता है यह प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो रहता है यह प्रोकैरियोटिक में किसकी बनी रहती है? यह कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की बनी रहती है, जबकि यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी रहती है। यूकैरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी रहती है। और सेल्यूलोज किस में रहता है? तो यह पादप कोशिका में रहता है, याद रखिएगा। केंद्रक, उसके बाद देखिए केंद्रक। केंद्रक क्या है? तो यह केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहती है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहती है। केंद्रक जो है प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। केंद्रक झिल्ली जो है यह इसमें प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। उसके बाद देखिए कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जो होता है यह अर्धसूत्री प्रकार का होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में अर्धसूत्री या समसूत्री प्रकार का होता है। दोनों प्रकार का किसमें होता है? तो यह होता है यूकैरियोटिक में, जबकि अर्धसूत्री प्रकार का होता है प्रोकैरियोटिक में। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। उसके बाद देखिए प्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। राइबोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में क्या रहता है? 70S रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होता है। राइबोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में 70S प्रकार के होता है, जबकि यूकैरियोटिक में 80S प्रकार के होता है। लाइसोसोम देखिए, लाइसोसोम जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। जबकि गोल्जी कॉय जो है यह प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित रहता है। डीएनए क्या है? यह प्रोकैरियोटिक में एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है। एकल सूत्र के रूप में उपस्थित होता है क्या? डीएनए, जबकि यूकैरियोटिक में दोहरे सूत्र के रूप में पुनः विकसित होता है। उसके बाद देखिए श्वसन जो है प्लाज्मा झिल्ली द्वारा होता है। प्रोकैरियोटिक में श्वसन जो होता है प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है प्रोकैरियोटिक में आंतरिक झिल्लियों में होता है, जबकि यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट में होता है। उसके बाद देखिए लिंग प्रजनन जो है यह प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक में पाया जाता है। प्राप्ति स्थल जो है जीवाणुओं तथा नील हरित शैवाल में पाए जाते हैं, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, जबकि यूकैरियोटिक में सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाई जाती है। तो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में तो आप समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कि स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में सही तथ्य क्या क्या है? तो जैसे कि स्तंभ कोशिकाएं वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पत्रे संजीवित हो सकती है, और भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है, जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया जा सकता है। उसके बाद देखिए प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही तथ्य। ये प्राणी में जीवन भर स्वयं गुणन करती है। यह क्या करता है? तो यह जीवन भर स्वयं गुणन करती है, जबकि ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों का मदद करती है। जहाँ क्षतिग्रस्त ऊतक हो जाते हैं वहाँ पर क्या मदद करता है। यह एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है। उसके बाद देखिए प्राथमिक कोशिका मृत्यु के कोशिकाओं और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है एपोप्टोसिस कहा जाता है। उसके बाद देखिए केंद्रक और नाभिक के बारे में। केंद्रक और नाभिक के बारे में किसने 1831 ईस्वी में केंद्रक की खोज किया था? तो केंद्रक का खोज किसने किया था? तो वह रॉबर्ट ब्राउन ने किया था, जबकि रॉबर्ट हुक कोशिका का खोज किया था। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक का खोज किया है, जबकि यह कब किया था? 1831 में। उसके बाद किसे कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहते हैं? तो केंद्रक को कहा जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। कोशिका जो होता है प्रक्रियात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो यह करता है केंद्रक। कोशिका के किसी कोशिका अंग को मास्टर अंग भी कहा जाता है, तो वह नाभिक को मास्टर अंग भी कहा जाता है। कह रहा है कि कोशिका के किसी कोशिका अंग को मास्टर अंग भी कहा जाता है, तो वह कोशिका नाभिक को कहा जाता है। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? तो वह है नाभिक। कह रहा है कि किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिका अंग क्या है? तो वह है नाभिक। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकाओं में
डीएनए होता है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नाभिक के अलावा कोशिका के किसी कोशिकांग में डीएनए होता है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है तो वह होता है केंद्रक में। कह रहा है कि यूकैरियोटिक कोशिका में आरएनए का संश्लेषण किसमें होता है तो वह होता है केंद्रक में। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया का खोज जो किया था अल्टमान ने किया था, यानी रिचर्ड अल्टमान ने किया था। कब किया था? 1890 में, याद रखेगा। माइटोकॉन्ड्रिया शब्द की प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया था कार्ल बेंडा ने। किसने किया था? बेंडा ने। बेंडा से याद रखेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो बेंडा ने। कब किया था? 1897 से 98 ईस्वी के बीच किया था। किसे कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है, यानी पावर हाउस कहा जाता है तो वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जिसे सूत्रकणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका भी कहा जाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर। कोशिका के किस कोशिकांग पर डीएनए व राइबोसोम स्थित होता है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया पर, याद रखेगा। उसके बाद देखिए कि वह कोशिकांग कौन सा है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहा है कि वह कौन सा कोशिका अंग है जिसमें श्वसन और ऊर्जा उत्पादन जैसी जैव रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है तो वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी जो है वह अणु को उत्पन्न करने वाला पादप कौन है? तो वह है क्रेब्स चक्र है। हमारे श्वसन तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? तो वह है क्रेब्स चक्र है। क्रेब्स चक्र कोशिका के किस अंग में संपन्न होता है? तो क्रेब्स चक्र जो संपन्न होता है वह होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने किया था? तो क्रेब्स चक्र की खोज जो किया था वह किया था हैंस क्रेब्स ने किया था। कब किया था? 1937 में। यह अपना नाम पर ही क्रेब्स चक्र नाम रखा है। आगे की एक जीवित कोशिका के संपूर्ण अवयव को किस नाम से जाना जाता है? जिसमें साइटोप्लाज्म और नाभिक स्थित होता है वह होता है प्रोटोप्लाज्मा में स्थित रहता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में, राइबोसोम क्या है? तो राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो राइबोसोम की खोज किया था पेलेड ने किया था। कब किया था? 1995 ईस्वी में खोजा गया था। प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वह होता है राइबोसोम्स और अतः द्रव्य जालिका का होता है। कह रहा है कि प्रोटीन संश्लेषण में किन कोशिकाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? तो वह होता है राइबोसोम्स का और अंतः द्रव्य जालिका का होता है। उसके बाद है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो वह कहा जाता है राइबोसोम्स को कहा जाता है। कह रहा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो राइबोसोम को कहा जाता है। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है राइबोसोम्स में। कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन बनाया जाता है? तो वह बनाया जाता है राइबोसोम्स में। उसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो वह किया था डी डुबे ने। यहाँ पर डुबे हो जाएगा, डी डुबे ने खोज किया था। कब किया था? 1958 ईस्वी में। लाइसोसोम की खोज किसने किया था? तो डी डुबे ने। कब किया था? 1958 ईस्वी में। कौन सा कोशिकांग केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो वह पाया जाता है लाइसोसोम। कह रहा है कि कौन सा कोशिका अंग है जो केवल जंतुओं में पाया जाता है? वह है लाइसोसोम। किस कोशिका अंग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो वह करता है लाइसोसोम। कह रहा है कि कौन सा कोशिका जो है बाहरी पदार्थ या खराब कोशिका को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करता है? तो वह करता है लाइसोसोम। आपको वीडियो कैसा लग रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इस बुक से और वीडियो चाहिए आपको या नहीं चाहिए, क्योंकि इससे जो भी टॉपिक रहेगा वह क्लियर रहेगा, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। उसके बाद देखिए कोशिका के प्रमुख अंग जैसे है कोशिका भित्ति, उसके बाद कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक। तो इसके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं, इसका क्या काम है, तो वीडियो में बने रहिएगा। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति क्या है? तो यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। कोशिका भित्ति जो है यह केवल पादप कोशिका में पाई जाती है, जिसे सेल बॉल कहते हैं। यह सेल्यूलोज की बनी होती है। यह किसका बना रहता है? कोशिका भित्ति जो बना रहता है सेल्यूलोज का बना रहता है। यह कोशिका को निश्चित आकार और कठोरता प्रदान करता है। पूछेगा कि कोशिका को एक आकार या कठोरता प्रदान कौन करता है? तो वह करता है कोशिका भित्ति। उसके बाद देखिए कि कोशिका झिल्ली के बारे में। कोशिका झिल्ली क्या करता है? तो यह अर्धपरागमय कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर और बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण करता है, यानी कि कौन सा कोशिका का जो अंदर में भाग है वह बाहर जाएगा या अंदर आएगा, इसका निर्धारण कौन करता है? तो वह करता है सेल मेम्ब्रेन करता है, यानी कोशिका झिल्ली करता है। और यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह किसका बना रहता है? कोशिका झिल्ली जो बना रहता है लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। यह
आघातों से कोशिका की रक्षा करता है। यानी कि जहाँ पर आघात होता है उसका रक्षा कौन करता है, तो वह करता है कोशिका झिल्ली करता है। याद रखेगा, कोशिका झिल्ली से क्या याद रखना है, यह लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है और आघातों से यह कोशिका की रक्षा करता है। और अंदर या बाहर जाने वाले पदार्थ का निर्धारण कौन करता है, तो कोशिका झिल्ली करता है। उसके बाद देखिए कोशिका द्रव के बारे में। कोशिका द्रव जिसे क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो यह कोशिका द्रव एक बहुत गाढ़ा, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ होता है। यह कैसा रहता है, यह गाढ़ा रहता है, चिपचिपा रहता है और पारभासी रहता है। कोशिका द्रव में कोशिका अंग पाए जाते हैं। कोशिका द्रव में जो है कोशिका अंग पाए जाते हैं, याद रखेगा। कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कोशिका द्रव जो है यह कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाया जाता है। कौन, कोशिका द्रव। उसके बाद देखिए केंद्रक। केंद्रक के बारे में, तो यह केंद्रक के खोज अभी बताए थे आपको, किसने किया था, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कब किया था, 1831 में। लेकिन केंद्रक का पूछेगा तब रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा, जबकि कोशिका का पूछेगा यानी सेल का खोज किसने किया था, तो सेल का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। कब किया था, 1665 ईस्वी में। याद रखेगा, हुक हो जाएगा, रॉबर्ट हुक हो जाएगा। जबकि रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक का खोज किया था कब, 1831 ईस्वी में। केंद्रक को कोशिका का नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। पूछेगा केंद्रक को यानी कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है, तो केंद्रक को कहा जाता है। यह कोशिका का सबसे बड़ा अंग होता है। पूछेगा कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है केंद्रक। उसके बाद देखिए इसमें डीएनए पाया जाता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, यानी पूछेगा डीएनए किस में पाया जाता है, तो केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि अंतः प्रादपीय जालिका जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। तो इसका कार्य क्या होता है, तो यह अंतः कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करता है। कौन करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। यह चिकनी अंतः प्रादपीय जालिका वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेता है। यानी वसा कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग कौन लेता है, तो वह लेता है अंतः प्रादपीय जालिका लेता है। उसके बाद देखिए कि खुरदरी अंतः प्रादपीय जालिका प्रोटीन संश्लेषण में मदद करती है। यह चिकनी और खुरदरी दो प्रकार का होता है। तो चिकनी क्या करता है, तो यह वसा और कोलेस्ट्रॉल पदार्थ यानी संश्लेषण में भाग लेता है, जबकि खुरदरी अंतः प्रादपीय जालिका क्या करता है, यह प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है। उसके बाद देखिए यह कोशिका द्रव का यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। यह क्या करता है, तो कोशिका द्रव का जो होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम क्या है, तो राइबोसोम की खोज पेलेट ने 1955 में किया था। राइबोसोम की खोज किसने किया था, पेलेट ने किया था। कब किया था, 1955 ईस्वी में किया था। उसके बाद देखिए राइबोसोम का कार्य क्या है, तो राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के बने होते हैं। राइबोसोम जो बना रहता है प्रोटीन और आरएनए के बना रहता है। पूछेगा कि राइबोसोम किसका बना रहता है, तो प्रोटीन और आरएनए का बना रहता है। राइबोसोम जो करता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेता है। यानी पूछेगा कि प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है, तो वह राइबोसोम। उसके बाद राइबोसोम को प्रोटीन का कारखाना भी कहा जाता है। प्रोटीन का कारखाना पूछेगा कौन करता है या किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। उसके बाद देखिए लाइसोसोम की खोज किसने किया था, तो लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया था। कब किया था, 1958 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम का आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। पूछेगा कि लाइसोसोम का आकार कैसा होता है, तो यह आकार बहुत छोटा और थैली जैसा होता है। लाइसोसोम क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट करके पाचन में सहायता करता है। क्षतिग्रस्त जो कोशिका रहता है उसे नष्ट कौन करता है, तो लाइसोसोम करता है और पाचन में भी सहायता करता है। इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को। यह जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। लाइसोसोम जो है जीवाणु और विषाणु से रक्षा करता है। पूछेगा कि जीवाणु और विषाणु से कौन रक्षा करता है, तो वह करता है लाइसोसोम। उसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया यानी माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने 1890 ईस्वी में किया था। माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका श्वसन संपन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन क्या होता है, संपन्न होता है। इसमें उपापचय की क्रिया संपन्न होती है। यानी उपापचय की क्रिया, श्वसन की क्रिया संपन्न किसमें होता है, तो यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें क्रिस्टी पाई जाती है। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। पूछेगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। उसके बाद देखिए गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में कि गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था और यह कोशिका का मुख्य श्रवण अंग है और यह लाइसोसोम एवं पेरोक्सीसोम का निर्माण में मदद करता है। यानी गोल्जी काय क्या करता है, तो लाइसोसोम्स और पेरोक्सीसोम का निर्माण करने में मदद करता है। उसके बाद यह पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में भी मदद करता है। पूछेगा कि पादप कोशिका के विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में मदद कौन करता है, तो गोल्जी काय करता है। गोल्जी काय कुछ यूकैरियोटिक कोशिका स्तनधारी की लाल
रुधिर कणिका और जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाते हैं। कह रहा है कि गोल्जी क्वाय जो है कुछ यूकैरियोटिक कोशिका और स्तनधारी की लाल रुधिर कणिकाएं जीवाणु तथा नील हरित शैवाल में नहीं पाए जाता है। उसके बाद देखिए कि रीतिका, जिसे रसधानी भी कहते हैं। रसधानियों के अंदर तरल या ठोस पदार्थ भरा रहता है। रसधानी के अंदर तरल पदार्थ और ठोस पदार्थ भरा रहता है। जंतु कोशिका में रसधानी जल संतुलन का कार्य करता है। जंतु कोशिका में जो है रसधानी क्या कार्य करता है, तो जल संतुलन का कार्य करता है। पादप कोशिका की रसधानियों का कोशिका रस निर्जीव पदार्थ का होता है। पादप कोशिका की रसधानी का कोशिका रस निर्जीव पदार्थ का होता है। यह पादप कोशिका में स्फीति तथा कठोरता प्रदान करता है। उसके बाद देखिए लवक। लवक के बारे में, तो लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। पूछेगा लवक जो है केवल किस में पाया जाता है, तो यह पादप कोशिका में पाया जाता है। इनका आकार अंडाकार, गोलाकार या त्रस्तीनुमा होता है। इसका आकार जो होता है अंडाकार होता है, गोलाकार होता है और त्रस्तीनुमा होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक जो होता है कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार के होते हैं। आइए कौन कौन सा होता है, तो अवर्णी लवक, वर्णी लवक और हरित लवक होता है। तो हरित लवक को क्या कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है, जबकि वर्णी लवक को क्या कहा जाता है, क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है, और अवर्णी लवक को ल्यूकोप्लास्ट कहा जाता है। तो अवर्णी लवक का क्या कार्य होता है, यह जड़ तथा भूमिगत तने में पाया जाता है। अवर्णी लवक जो है जड़ तथा भूमिगत तने में पाया जाता है। यह भोजन के भंडारण में मदद करता है। भोजन के भंडारण में कौन मदद करता है, तो अवर्णी लवक करता है। जबकि वर्णी लवक का कार्य क्या होता है, यह रंगीन लवक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट जो होता है यह रंगीन लवक होते हैं। यह फलों को रंग प्रदान करता है। पूछेगा फूलों और फलों को रंग प्रदान कौन करता है, तो वर्णी लवक करता है, यानी क्रोमोप्लास्ट करता है। हरित लवक क्या है, यानी क्लोरोप्लास्ट क्या है, इसमें पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाए जाते हैं। हरित लवक में पर्णहरित, कैरोटीन तथा जेंथोफिल लवक पाए जाते हैं। पर्णहरित प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करता है। यह पर्णहरित जो है क्या करता है, तो यह प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। जबकि कैरोटीन क्या करता है, तो यह पत्तियों का रंग पीला पड़ता है, यानी कैरोटीन के कारण ही पत्तियों का रंग क्या होता है, तो पीला पड़ता है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका के बारे में। पादप कोशिका के बारे में, पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो पादप कोशिका जो है जंतु कोशिका से वह कोशिका भित्ति के द्वारा भिन्न होती है। यानी पादप कोशिका जंतु कोशिका में किस प्रकार का भिन्न देखा गया है, तो वह कोशिका भित्ति के द्वारा। आगे की पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो पादप कोशिका की भित्ति जो बना रहता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। पादप कोशिका की भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। तो ये तो पता होगा कि पादप में ही सेलुलोज पाया जाता है। पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाला जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो उसे सेलुलोज कहा जाता है। कोशिका यानी पौधे में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है, तो उसे सेलुलोज कहा जाता है। कोशिका का या कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, वह क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो है यह पादप कोशिका में पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में यह नहीं पाया जाता, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को सबसे पहले किसने पृथक और नामित किया था, तो क्लोरोफिल को सबसे पहले पृथक जो किया था वह किया था केवेंटू, और नामित जो किया था पहले टियर ने किया था, याद रखेगा। यानी पूछेगा कि क्लोरोफिल का सबसे पहले किसने पृथक किया था, तो केवेंटू, और नामित किसने किया था, पहले टियर ने किया था। क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पौधे का रंग या पौधे का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह होता है क्लोरोफिल यानी पर्णहरित के कारण होता है। कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, तो पर्णहरित प्रदान करता है। उसके बाद देखिए कि गैर रहित वनस्पतियों में किसकी कमी होती है, तो वह होता है पर्णहरित की कमी होती है। फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन उन्हें कौन सा रंग प्रदान करता है, फलों और सब्जियों में स्थित कैरोटीन जो रहता है वह नारंगी रंग प्रदान करता है हमें। गाजर का नारंगी रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह होता है कैरोटीन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो यह लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है लाइकोपिन, और चुकंदर का जो गुलाबी रंग होता है किसके कारण होता है, तो यह विटामिन के कारण होता है। पौधे में पाए जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनाइड वर्ण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो वह होता है एंथोसाइनिन के कारण होता है। उसके बाद देखिए वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों के दुष्प्रभाव से बचाने वाला वर्णक कौन सा है, तो वह है फाइकोसाइनिन है। कौन सा है, फाइकोसाइनिन है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर। पादप कोशिका और जंतु कोशिका में प्रमुख अंतर देखते हैं। पहला है पादप कोशिका, दूसरा है जंतु कोशिका। तो पादप कोशिका क्या होता है, तो पौधे में विकसित
त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। पादप कोशिका में जो है विकसित त्रिस्तरीय कोशिका पाई जाती है जो मुख्य रूप से सेलुलोज का बना होता है। तो सेलुलोज तो पादप कोशिका में रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जंतु कोशिका में देखिए, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि कोशिका भित्ति किस में पाया जाएगा? तो पादप कोशिका में पाया जाएगा। उसके बाद कोशिका जीव द्रव झिल्ली से ढकी रहती है। कोशिका जो रहता है जीव द्रव से ढकी रहती है, जो कि पादप कोशिका में सेलुलोज की बनी रहती है। उसके बाद देखिए कि कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप में पर्णहरित पाया जाता है। कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप में पर्णहरित पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में पर्णहरित नहीं पाया जाता है, जबकि कवक और जीवाणु को छोड़कर सभी पादप में पर्णहरित पाया जाता है। ये तो याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक के पास ताराकाय सेंट्रोसोम पाया जाता है, और जो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। यानी कोशिका विभाजन में जो सहायता करता है ताराकार सेंट्रोसोम, वह जंतु कोशिका में पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में रसधानी या रितिका पाई जाती है। रसधानी और रितिका जो है यह पादप कोशिका में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में रसधानी पादप कोशिका की अपेक्षा छोटी होती है। पाया तो जाता है लेकिन क्या होता है? आकार में छोटी होती है। आकार में क्या होता है? रसधानी पादप छोटा होता है, किसमें? जंतु कोशिका में। उसके बाद देखिए पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम पाया जाता है। उसके बाद अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है। अधिकांश पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं होता है, जबकि अधिकांश जंतु कोशिका में तारक केंद्र पाए जाते हैं। याद रखिएगा, तारक केंद्र जो है पादप कोशिका में नहीं होगा, जबकि जंतु कोशिका में होगा। उत्तक किसे कहते हैं? तो उत्तक जो समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। जैसे उत्तक क्या है होता है? उत्तक जो क्या होता है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होता है, उसे ही उत्तक कहा जाता है। जैसे देखिए कि उन कोशिकाएं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषतः होता है, क्या कहलाता है? उसे उत्तक कहा जाता है। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विचंड ने किया था। कब किया था? तो 1771 से लेकर 1802 के बीच में किया था। तो पूछेगा कि उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब हुआ था? तो यह हुआ था 1771 से 1802 के बीच में हुआ था। और किसने किया था? तो वह किया था विचंड ने किया था। उसके बाद है कि उत्तकों का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भौतिकी या उत्तक विज्ञान के अंतर्गत आता है, जिसे हिस्टोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद ये देखिए कि जंतु उत्तक में एनिमल टिश्यू के बारे में देखते हैं पहले कि जंतु उत्तक के प्रकार देख लेते हैं। जैसे होता है उपकला या एपिथेलियम उत्तक, दूसरा होता है पेशी उत्तक, तीसरा होता है संयोजिक उत्तक और चौथा तंत्रिका उत्तक होता है। तो इसमें भी देखिए उपकला उत्तक में भी कई प्रकार होते हैं और पेशी उत्तक में भी कई प्रकार होते हैं। पेशी उत्तक में जैसे रेखीय पेशी उत्तक, अरेखीय पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक होता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आता है। उसके बाद देखिए उपकला उत्तक में भी सल्की उपकला उत्तक होता है, घनाकार उपकला उत्तक होता है, स्तंभकार उपकला उत्तक होता है, जबकि पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम होता है। उसके बाद देखिए संयोजिक उत्तक जो होता है 3 प्रकार से हो जाता है, जैसे वास्तविक संयोजिक उत्तक और कंकाल उत्तक। उसके बाद तरल उत्तक में प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं आता है, जबकि कंकाल में उपस्थित उत्तक आता है और अस्थित आता है, यानी अस्थि उत्तक और उपस्थित उत्तक आता है। और रुधिर कणिका में जो देखिए लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स आता है। रुधिर कणिकाएं में जो आता है लाल रुधिर कणिकाएं आता है, श्वेत रुधिर कणिकाएं आता है और प्लेटलेट्स आता है। जबकि वास्तविक संयोजिक उत्तक में जो आता है एरियोलर उत्तक आता है, बसा संयोजिक उत्तक आता है, श्वेत तंतुमय उत्तक आता है और पीला तंतुमय उत्तक आता है और जालवत संयोजिक उत्तक आता है। तो इसको बारी बारी से पढ़ेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। पहला है कि जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु उत्तक जो होता है वह 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है? तो 4 प्रकार का होता है। पूछेगा जंतु उत्तक जो होता है कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन होता है? तो उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक कहते हैं। उसके बाद संयोजिक उत्तक, दूसरा होता है पेशी उत्तक, तीसरा होता है संयोजिक उत्तक होता है। उसके बाद चौथा होता है तंत्रिका उत्तक होता है। तो जैसे सबसे पहले देखेंगे उपकला उत्तक या एपिथेलियम उत्तक जिसको कहते हैं। उपकला उत्तक कहाँ पर पाया जाता है? तो उपकला उत्तक जो पाया जाता है यह जंतु की बाहरी या भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर पाया जाता है। जंतु के बाहरी, भीतरी या स्वतंत्र सतहों पर कौन सा
ऊतक पाया जाता है, तो वह पाया जाता है उपकला ऊतक पाया जाता है। उसके बाद देखिए उपकला ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो उपकला ऊतक भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? सल्की उपकला ऊतक, घनाकार उपकला ऊतक और स्तंभाकार उपकला ऊतक होता है, और होता है पक्षमाभी उपकला ऊतक भी होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सल्की उपकला ऊतक के बारे में। शरीर के आधार पर स्थित भागों की हानिकारक पदार्थों और खुशक हो जाने वाले सुरक्षा कौन ऊतक करता है, तो वह करता है सल्की उपकला ऊतक सहायता करता है। उपकला ऊतक को कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिका के पतले स्तर से बनाते हैं जिसके किनारे अनियमित होता है, तो वह होता है सल्की उपकला ऊतक से होता है। उसके बाद देखिए सल्की उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है त्वचा में, मुंह के अंदर, अन्न प्रणाली में, फेफड़े में बड़े यानी फेफड़ों में बड़े और वायु मार्ग तथा गर्भाशय ग्रीवा में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, तो सल्की उपकला ऊतक पाया जाता है। तो याद रखिएगा, पूछेगा सल्की उपकला ऊतक कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि त्वचा किस प्रकार की कोशिका की बनी होती है, तो त्वचा जो बना होता है वह बना होता है अधिचर्म कोशिका का बना होता है। त्वचा जो रहता है अधिचर्म कोशिका का बना रहता है। मुंह की परत किस ऊतक की बनी होती है, तो मुंह की परत जो बना रहता है सल्की उपकला ऊतक से बना रहता है। मुंह की परत जो बना रहता है वह सल्की उपकला ऊतक से बना रहता है। कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तरों को बनाता है, तो कह रहा है कि कौन सा ऊतक हमारे मुंह के आंतरिक स्तरों को बनाता है, तो वह बनाता है सरल सल्की उपकला ऊतक बनाता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, हमारे शरीर में जो है कई अंग हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो वह होता है त्वचा। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहलाती है, तो उसे कहा जाता है एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव शरीर की त्वचा की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है, तो उसे एपिडर्मिस कहा जाता है। मानव त्वचा में कितने परत होते हैं, तो मानव त्वचा में जो होता है 3 परत होता है। श्वेत ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में पाई जाती है, तो यह पाया जाता है त्वचा में। स्ट्रेटिफाइड स्कैबम्स एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है त्वचा में। त्वचा किस प्रकार की झिल्ली है, तो त्वचा जो है यह त्वचीय झिल्ली होता है। कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो वह बचाता है केराटिन बचाता है। कह रहा है कि कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिका को या कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है, तो वह बचाता है केराटिन बचाता है। उसके बाद देखिए कौन सा ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जंतुओं के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां अस्थायी या अस्थायी संकुचन और विश्राम होता है, तो वह होता है स्काइबेमस एपिथेलियम ऊतक में होता है। उसके बाद देखिए घनाकार उपकला ऊतक के बारे में। घनाकार उपकला ऊतक जो होता है, घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथियाँ में और वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। पूछेगा कि घनाकार उपकला ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो ये लाल ग्रंथि में या लार ग्रंथि में, श्वेत ग्रंथि में और वृक्क नलिकाओं में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। कोशिका की संरचना उसके कार्य के अनुसार बदलती रहती है। इस प्रकार ऊतक भिन्न भिन्न होते हैं, यानी कह रहा है कि इस प्रकार ऊतक जो होता है भिन्न भिन्न होता है और उन्हें मोटे तौर पर किसको छोड़कर सभी प्रकार में विभक्त किया जाता है या किया गया है, तो वह किया गया है ग्रंथिल ऊतक को विभक्त किया गया है। उसके बाद देखिए किस प्रकार के ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करता है, किस प्रकार के ऊतक जो है ग्रंथियों का निर्माण करते हैं, तो वह करता है वाहिका। उसके बाद देखिए कि अवशोषण और श्रवण के अलावा घनाकार एपिथेलियम ऊतक अंगों को क्या प्रदान करता है, तो यह प्रदान करता है यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। कौन करता है, तो वह करता है घनाकार एपिथेलियम ऊतक। उसके बाद देखिए कि स्तंभाकार उपकला ऊतक के बारे में। तो स्तंभाकार उपकला ऊतक कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है आमाशय में, आंत में और श्वसन नली के भीतर यह पाया जाता है। उसके बाद देखिए पक्षमाभी या पक्षमल एपिथेलियम के बारे में। कह रहा कि पक्षमाभी एपिथेलियम में किस प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिनकी मुक्ति सतह पर रोम में होता है, तो वह होता है स्तंभाकार अथवा घनाकार ऊतक का। उसके बाद देखिए कि पक्षवामी एपिथेलियम ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, यह पाया जाता है अंडविहीनी में, श्वासन नली में तथा मुख गुहा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि पेशी ऊतक के बारे में। पेशी ऊतक जो है जंतुओं में प्रचलन और गति के लिए कौन सा ऊतक उत्तरदायी होता है, करा कि जंतुओं में प्रचलन और गति के लिए कौन सा ऊतक जो है उत्तरदायी होता है, तो वह होता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक की कोशिकाओं के भीतर पाए जाने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। कह रहा है कि पेशी ऊतक की कोशिका के भीतर पाए जाने वाला पदार्थ को क्या कहा जाता है, तो उसे सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो पेशी ऊतक जो होता है यह 3 प्रकार के होता है। पेशी ऊतक जो होता है 3 प्रकार का होता है, रेखित पेशी, अरेखित पेशी और हृदय पेशी होता है।
रेखित पेशी याद रखिएगा, अरेखित पेशी और हृदय पेशी होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे रेखित पेशी, जिसे ऐच्छिक पेशी भी कहा जाता है। रेखिक पेशी को ही ऐच्छिक पेशी ऊतक कहा जाता है। कौन सा ऊतक उन गतियों को संचालित करता है जो इच्छा के अधीन होता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में होता है, वह होता है रेखित पेशी ऊतक होता है। जो इच्छा से काम करता है उसे ही ऐच्छिक पेशी या रेखित पेशी कहते हैं। रेखित पेशी ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? तो यह पाया जाता है भुजाओं में, टांग में और चेहरे में। ये सब कहाँ पाया जाता है? तो भुजाओं में, टांगों में और चेहरे में कौन सा पेशी पाया जाता है? तो रेखित पेशी पाया जाता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको टोटल क्वेश्चन कंट्रोल में या समझ में आ जाए, जिससे क्वेश्चन आपको छूटे ना। कौन सी पेशियाँ तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है? कौन सी पेशियाँ जो है तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है? तो वह होता है रेखित पेशियाँ जो है यह तंत्रिका द्वारा उत्तेजित होती है। उसके बाद देखिए अरेखित पेशी या अनैच्छिक पेशी। अरेखित पेशी को ही अनैच्छिक पेशी कहा जाता है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। यानी कि अरेखित पेशी ऊतक किस प्रकार के कार्य करती है? तो यह करता है अनैच्छिक रूप से कार्य करता है, जो हमारे कंट्रोल में ना हो। जैसे अरेखित पेशी ऊतक कहाँ पर पाया जाता है? तो यह आहार नाल में, मूत्राशय में, गर्भाशय की भित्तियों पर पाई जाती है। आहार नाल के एक भाग से दूसरे भाग में भोजन का प्रवाह किस पेशी संकुचन एवं प्रसारण के कारण होता है? तो यह होता है अरेखित पेशी के कारण होता है। उसके बाद देखिए हृदय पेशी के बारे में। हृदय पेशी क्या है? तो हृदय पेशी यानी हृदय पेशी ऊतक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह हृदय की दीवारों में पाया जाता है। हृदय पेशी जो है यह हृदय के दीवारों में पाया जाता है। किस ऊतक के तंतु बड़े तथा सखावत, अंडाकार और केंद्रक युक्त होता है? तो वह होता है हृदय पेशी। हृदय पेशी कैसा होता है? तो यह तंतु बड़े तथा सखावत, अंडाकार और केंद्रक युक्त होता है। कौन सा? तो हृदय पेशी होता है। हृदय पेशी स्वतः किस प्रकार कार्य करती है, जिसमें हमेशा संकुचन और प्रसरण आजीवन चलता रहता है? तो वह रहता है अनैच्छिक रूप से कार्य करता है। उसके बाद देखिए संयोजिक ऊतक के बारे में। संयोजिक ऊतक जो है यह शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का कार्य करने वाले को ही ऊतक को ही क्या कहा जाता है? संयोजिक ऊतक कहा जाता है। शरीर के सभी अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है, उसे ही क्या कहा जाता है? तो संयोजिक ऊतक कहा जाता है। किस प्रकार के ऊतक में कोशिकाओं की संख्या कम होती है? तो वह कम होती है तथा अंतर कोशिकीय पदार्थ अधिक होता है, तो वह होता है संयोजिक ऊतक में होता है। संयोजिक ऊतक में पाए जाने वाला अंतर कोशिकीय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजिक ऊतक में पाए जाने वाला अंतर कोशिकीय पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। संयोजिक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संयोजिक ऊतक जो होता है यह भी 3 प्रकार के होता है। संयोजिक ऊतक जो है यह भी 3 प्रकार का होता है, जैसे वास्तविक संयोजिक ऊतक, कंकाल ऊतक तथा तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे वास्तविक ऊतक के बारे में, यानी वास्तविक संयोजिक ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो वास्तविक संयोजिक ऊतक कितने प्रकार का होता है? तो ये भी 5 प्रकार के होता है। वास्तविक संयोजिक ऊतक जो है यह भी 5 प्रकार के होता है। इसमें कौन कौन होता है? एरियोलर ऊतक, दूसरा होता है वसा संयोजिक ऊतक, तीसरा होता है श्वेत तंतुमय ऊतक और चौथा होता है पीला तंतुमय ऊतक। चौथा होता है पीला तंतुमय ऊतक होता है और 5वां जो होता है वह होता है जालबद्ध संयोजिक ऊतक होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे एरियोलर ऊतक के बारे में। किस प्रकार के ऊतक बहुतायत में मिलते हैं, जिसके मैट्रिक्स में कई प्रकार की कोशिकाएं तथा 2 प्रकार के तंतु पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है एरियोलर ऊतक में पाया जाता है। कौन कौन सा 2 प्रकार के तंतु पाया जाता है उसको देखिए। तो 2 प्रकार के तंतु जो पाया जाता है वह पाया जाता है हिस्टामिन और सेरोटोनिन पाया जाता है। तो हिस्टामिन क्या करता है? तो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए कार्य करता है, जबकि सेरोटोनिन जो करता है रुधिर वाहिकाओं या वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए कार्य करता है। तो ये हो गया, क्या हो गया? तो ये तो हो गया तंतु के प्रकार, लेकिन इसमें कई प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं, जिसमें 4 दिया हुआ है, तो उसको देख लेते हैं। जैसे पहला है कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो है ये तंतु बनाती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो है यह तंतु बनाती है, जबकि हिस्टोसाइटस कोशिका जो है यह जीवाणुओं का भक्षण करता है। हिस्टोसाइटस कोशिका जो है यह जीवाणुओं का भक्षण करता है, जबकि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका जो है यह क्या करता है? यह तंतु बनाती है। उसके बाद देखिए प्लाज्मा कोशिका क्या करता है? यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है। प्लाज्मा कोशिका जो है यह एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जबकि मास्ट कोशिका जो है तो ये 4 कोशिकाएं को याद रखिएगा। जैसे पहला है कि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका और हिस्टोसाइट्स कोशिका, उसके बाद प्लाज्मा कोशिका और मास्ट कोशिका। प्लाज्मा कोशिका क्या करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, जबकि हिस्टोसाइट्स कोशिका जो है यह जीवाणुओं का भक्षण करता है, जबकि फाइब्रोब्लास्ट कोशिका तंतु बनाती है। जबकि 2 प्रकार के तंतु पाया जाता था, तो वह कौन कौन सा था?
तो हिस्टामिन हिस्टामिन क्या करता था, तो रुधिर वाहिनियों को फैलाने के लिए कार्य करता था, जबकि सेरो या सेरोटोनिन जो था यह क्या करता था, रुधिर वाहिनियों को सिकुड़ने के लिए कार्य करता। उसके बाद देखिए कि हिस्टामिन 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 स्रावक कोशिकाओं कहाँ पाई जाती है, तो यह पाया जाता है एरियोलर ऊतक में पाया जाता है। एरियोलक ऊतक के प्रमुख कार्य, एरियोलक ऊतक के प्रमुख कार्य क्या है, तो यह है कि यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। एरियोलर ऊतक जो है यह त्वचा एवं मांसपेशियों अथवा दो मांसपेशियों को जोड़ने का कार्य करता है। यह विभिन्न आंतरिक रचनाओं को बांधकर उन्हें अपने स्थान पर रखने में भी मदद करता है। कौन, एरियोलर ऊतक। जबकि लिम्फोसाइट्स का संबंध एंटीबॉडी संश्लेषण से होता है, याद रखेगा। उसके बाद देखिए वसा ऊतक के बारे में। वसा ऊतक जो है, वसा ऊतक कहाँ पाया जाता है, तो वसा ऊतक जो है त्वचा के नीचे चर्बी के रूप में आंतरिक अंगों के बीच तथा मेढक के वृक्क के शीर्ष पर स्थित वसा पुंज के ही बीच में पाया जाता है वसा ऊतक। और आंतरिक अंगों के बीच कौन सा ऊतक बनता है, तो वह बनता है वसा ऊतक। तरह की और आंतरिक अंगों के बीच में कौन सा ऊतक बनता है, तो वह बनता है वसा ऊतक बनता है। किस प्रकार की ऊतक कोशिका या किस प्रकार की ऊतक कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती है, तो वह होता है वसा ऊतक। करा कि किस प्रकार की ऊतक जो है कोशिका वसा संग्रह के लिए विशिष्ट होती है, तो वह होता है वसा ऊतक। कौन सा ऊतक संचित भोज्य पदार्थ के रूप में कार्य करता है, तो वह करता है वसा संयोजित ऊतक करता है। किस ऊतक के अधिक मात्रा में संचित होने से शरीर में मोटापा हो जाता है, तो वह होता है वसा ऊतक के अधिक जमा होने के कारण होता है। उसके बाद देखिए श्वेत तंतुमय ऊतक। श्वेत तंतुमय ऊतक के बारे में, कौन सा ऊतक टेंडन, कौन सा ऊतक जो है टेंडन का निर्माण करता है, जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, यानी मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है अथवा दूसरी मांसपेशियों को या मांसपेशियों से जोड़ता है, वह क्या रहता है, तो श्वेत तंतुमय ऊतक रहता है। श्वेत तंतुमय ऊतक जो है यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। कौन से अत्यधिक मजबूत तथा आंशिक लचीले होता है, तो यह होता है श्वेत तंतुमय ऊतक होता है। यह अधिक मजबूत होता है और आंशिक लचीले भी होता है। उसके बाद देखिए पीला तंतुमय ऊतक। पीला तंतुमय ऊतक जो है यह कौन सा ऊतक, यह करा कि कौन सा ऊतक लिंगामेंट का निर्माण करता है, जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, यानी हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, लिंगामेंट जोड़ने का कार्य करता है, तो यह करता है पीला तंतुमय ऊतक करता है। पीला तंतुमय ऊतक जो है यह हड्डी को हड्डी से जोड़ने में कार्य करता है, यानी उसे लिंगामेंट भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए कौन सा ऊतक अत्यधिक मजबूत तथा लचीले होते हैं, यह भी मजबूत और लचीला होता है, पीले तंतुमय ऊतक होता है। उसके बाद देखिए कि जालवत संयोजिक ऊतक। जालवत संयोजिक ऊतक जो है यह, इसके बारे में, किस प्रकार के ऊतक में तारा जैसी कोशिकाएं पाई जाती है, तो तारा जैसी कोशिकाएं जो पाया जाता है वह जालवत कोशिकाएं ऊतक में पाई जाती है, जालवत संयोजिक ऊतक में पाया जाता है। जालवत संयोजिक ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो जालवत संयोजिक ऊतक जो है यह प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। पूछेगा कि जालवत कोशिकाएं, जालवत संयोजिक ऊतक जो है यह कहाँ पाया जाता है, तो यह पाया जाता है प्लीहा, यकृत और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक के बारे में, तो कौन सा ऊतक शरीर को तथा अन्य ऊतकों को सहारा प्रदान करता है और उन्हें मजबूती से जोड़ता है, तो वह जोड़ता है कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक क्या करता है, तो हमारे शरीर को सहारा प्रदान करता है और मजबूती से जोड़ने का कार्य करता है। कौन सा ऊतक हमेशा शरीर के अंदर रहता है और शरीर का अतः कंकाल बनाता है, तो वह है कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक जो है हमारे शरीर के हमेशा अंदर ही रहता है। कौन सा ऊतक कोमल अंगों जैसे मस्तिष्क का रक्षा करता है, तो वह करता है कंकाल ऊतक। कंकाल ऊतक जो है हमारे मस्तिष्क का रक्षा करता है। कंकाल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो कंकाल ऊतक जो होता है यह 2 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, तो 2 प्रकार के होता है, याद रखिएगा। कौन कौन होता है, तो वह होता है उपास्थिक ऊतक और अस्थि ऊतक। सबसे पहले उपास्थिक ऊतक पढ़ते हैं। जैसे किस ऊतक का, यानी किस ऊतक का मैट्रिक्स लसलसा होता है और जिससे बहुत ही पतले तथा महीन कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, तो वह पाया जाता है उपास्थिक ऊतक में पाया जाता है। उपास्थिक ऊतक के मैट्रिक्स की रचना एक प्रकार की प्रोटीन से होती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो उसे कोंड्रिन कहा जाता है। उपास्थिक का कार्टिलेज अस्थियों को जोड़ने को क्या बनाती है, यानी जोड़ने को क्या बनाती है, तो यह चिकना बनाती है। उपास्थिक ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो यह नाक में, बाह्य कान में, श्वासन नली में, कंठ में, अस्ट्रानम में और तथा अंतरकोशिकीय स्थानों पर पाया जाता है। उसके बाद देखिए बोन यानी कि अस्थि के बारे में। किस ऊतक की कोशिकाएं जो होता है
ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है, तो उसे बोन का या अस्थि को कहा जाता है। अस्थि मैट्रिक्स किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होता है, तो वह होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण के कारण होता है। कह रहा है कि अस्थि मैट्रिक्स किसकी उपस्थिति के कारण कठोर होता है, तो वह होता है कैल्शियम एवं फास्फोरस लवण के कारण होता है। अस्थि के मध्य में एक गुहा पाई जाती है जो किससे भरी होती है, तो वह अस्थि मज्जा से भरी होती है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। कह रहा है कि अस्थि के मध्य में या बीच में एक गुहा पाई जाती है जो किससे भरा हुआ रहता है, तो वह बोन मैरो से भरा रहता है। उसके बाद देखिए कि तरल ऊतक या संवहनीय ऊतक के बारे में देखिए, इसमें कितना डिटेल से दिया हुआ है। तो डिटेल से दिया हुआ है, तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपको, अगर इसको 1 से 2 बार देख लेंगे वीडियो को, तो एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटेगा नहीं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो तरल ऊतक या संवहनी ऊतक के बारे में देखते हैं कि किसे तरल संयोजिक ऊतक कहते हैं, तो रक्त या रुधिर एवं लसिका को जो है यह कहा जाता है तरल संयोजिक ऊतक कहा जाता है। रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, तो रक्त या रुधिर के तरल भाग को जिसमें रुधिर कणिकाएं तैरती है उसे प्लाज्मा कहा जाता है। कह रहा है कि रक्त या रुधिर के तरल भाग को क्या कहते हैं, जिसमें रुधिर कणिकाएं तैरती है तो उसे प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा क्या है, यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा क्षारीय द्रव होता है, जिसे ही प्लाज्मा कहा जाता है। उसके बाद है कि या आयतन के अनुसार या आयतन के अनुपात में संपूर्ण रुधिर का प्लाज्मा जो होता है कितना परसेंट होता है, तो वह होता है 55% होता है। कह रहा है कि आयतन के अनुपात में संपूर्ण रुधिर का प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, तो वह होता है 55%। रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो रुधिर कणिकाएं भी 3 प्रकार की होती है। कौन कौन होता है, तो लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और प्लेटलेट्स होता है। यह 3 प्रकार के होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लाल रुधिर कणिकाएं जिसे आरबीसी कहते हैं। तो आरबीसी के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाएं जो है यह रुधिर कणिकाओं का कितने प्रतिशत होती है, जिन्हें क्या कहा जाता है, इरिथोसाइट्स कहते हैं। वह होता है 99%। कह रहा है कि लाल रुधिर कणिकाओं का कितना प्रतिशत होती है जिन्हें इरिथोसाइट कहा जाता है, तो वह रहता है 99%। लाल रुधिर कणिकाओं में कौन सा प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसके कारण इन रंगों का रंग लाल होता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यानी आरबीसी में कौन सा पदार्थ पाया जाता है या प्रोटीन रंजक पाया जाता है जिसके कारण वह लाल होता है, तो वह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। और पूछेगा कि हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो वह होता है आयरन। कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल कशेरुकी प्राणियों में पाई जाती है, तो वह पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाएं जो है यह कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है, यह होता है अस्थि मज्जा में होता है। आपको बताए थे कि अस्थि मज्जा कहाँ पाया जाता है, तो यह जो पाया जाता है यह अस्थि के जो भीतरी गुहा रहता है उसी में क्या भरा रहता है, तो अस्थि मज्जा रहता है। उसके बाद देखिए कि स्तनधारी प्राणियों में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसका लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है तो ऊंट और लांबा। याद रखिएगा, लांबा, ऊंट और लांबा में जो है यह लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उसमें लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। फिर देखिए श्वेत रक्त कणिकाएं जिसे WBC कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती है, जिन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। और यह कह रहा है कैसी रहती है, तो यह अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित रहती है। कह रहा है कि श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती है, तो यह अनियमित आकृति की केंद्रक युक्त तथा हीमोग्लोबिन रहित रहती है, जिसे क्या कहा जाता है, तो ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की संख्या लगभग कितनी होती है, यह होता है 5 से 9,000 के बीच होता है, या कहीं पर देगा 10,000 भी, तो याद रखेगा। श्वेत रक्त कणिकाओं का कौन सा भाग एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं यानी WBC का कौन सा भाग है जो एंटीबॉडी का निर्माण करता है, तो वह करता है लिम्फोसाइट करता है, याद रखेगा। उसके बाद है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं में कौन कौन से कण पाए जाते हैं, तो यह 5 कण पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं, तो 5 कण पाए जाते हैं। पहला होता है न्यूट्रोफिल्स होता है। पहला क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होता है। और दूसरा होता है इओसिनोफिल होता है। तीसरा होता है बेसोफिल होता है, जिसे एक और नाम से जानते हैं एग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं। और चौथा होता है लिम्फोसाइट होता है। और पांचवा होता है मोनोसाइट्स होता है। तो ये याद रखिएगा 5। तो इसमें लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा पूछता है। उसके बाद देखिए रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स के बारे में। रुधिर प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट के बारे में, तो वह कौन सी, कह रहा है कि कौन सी रुधिर कणिकाएं केवल स्तनधारी वर्ग के रक्त में पाया जाता है, तो वह है प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य जो होता है शरीर के कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना। कह रहा है कि रुधिर प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर के कट जाने पर रक्त बहाव को रोकना ही प्लेटलेट्स का कार्य होता है।
रक्त का थक्का बनाने में कौन सी कोशिकाएं मदद करती है? तो वह करता है रुधिर प्लेटलेट्स, जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। रुधिर के प्रमुख कार्य क्या है? तो रुधिर के प्रमुख कार्य जो है परिवहन तथा ताप नियंत्रण का कार्य करता है रुधिर। रुधिर का प्रमुख कार्य जो होता है यह परिवहन तथा ताप नियंत्रण करता है। उसके बाद देखिए तंत्रिका ऊतक के बारे में। तंत्रिका ऊतक जो है कह कि किन ऊतकों या किन ऊतक कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है? तो वह कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को। कह रहा कि किन ऊतक कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है? तो वह कहा जाता है तंत्रिका ऊतक को। उसके बाद है कि संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है तंत्रिका ऊतक करता है। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करता है? तो वह करता है तंत्रिका ऊतक करता है। तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होती है? तो वह होता है न्यूरॉन। तंत्रिका ऊतक की इकाई जो होता है न्यूरॉन होता है या तंत्रिका कोशिका होता है। फिर है कि प्रत्येक न्यूरॉन में बहुत सारे छोटी शाखाएं वाले प्रवर्धक पाए जाते हैं। सबसे लंबे वाले प्रवर्धक को क्या कहते हैं? तो उसे एक्सॉन कहा जाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं किसकी बनी होती है? तो वह बना रहता है तंत्रिका ऊतकों की बना रहता है। कह रहा है कि मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं किसकी बनी होती है? तो वह तंत्रिका ऊतकों की बनी रहती है। एक तंत्रिका कोशिका कितनी लंबी हो सकती है? तो वह होता है 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? तो वह 3 भाग होते हैं। तंत्रिका कोशिका के कितने भाग होते हैं? तो वह 3 भाग होते हैं। कौन कौन होता है? पहला होता है साइटोन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सॉन। तो ये 3 भाग याद रखिएगा। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग होते हैं। पहला होता है साइटोन, दूसरा होता है डेंड्रॉन, तीसरा होता है एक्सॉन। उसके बाद देखिए पादप ऊतक का वर्गीकरण। पादप ऊतक का वर्गीकरण तो ये जंतु ऊतक का हम पढ़ लिए, अब पादप ऊतक का भी पढ़ लेते हैं। तो पादप ऊतक को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें विभाज्योतिक ऊतक और अस्थायी ऊतक के बारे में। विभाज्योतिक ऊतक जो होता है यह भी 3 प्रकार के होता है। पहला होता है शीर्षस्थ विभाज्योतिक ऊतक होता है, दूसरा होता है पार्श्वस्थ विभाज्योतिक ऊतक होता है, तीसरा होता है अंतःवैर्षीय विभाज्योतिक ऊतक होता है। जबकि अस्थायी ऊतक जो होता है यह 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। तो सरल अस्थायी ऊतक भी 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? मृदुतक और स्थूल कोण ऊतक, और तीसरा होता है दीर्घ ऊतक होता है। जबकि जटिल ऊतक 2 प्रकार के होता है, जाइलम और फ्लोएम। तो जाइलम और फ्लोएम से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, यहाँ से भी आता है, तो सभी से हम कवर कर लेंगे। तो इसको देख लिए कि पादप ऊतक 2 प्रकार के होता है, तो उससे बाद अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होता है, जिसमें सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। और जटिल अस्थायी ऊतक भी 2 प्रकार के होता है। तो चलिए सबसे पहले पादप ऊतक के बारे में देख लेते हैं, यानी प्लांट टिश्यू के बारे में सबसे पहले देखते हैं। पहला कि पादप के या पादपों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का किस प्रकार का कार्य होता है? तो वह होता है विशिष्ट कार्य होता है। कह रहा कि पादपों के शरीर में प्रत्येक ऊतक का किस प्रकार का कार्य होता है? तो वह होता है विशिष्ट कार्य होता है। सभी ऊतक किस प्रकार उत्पन्न होते हैं तथा धीरे धीरे अपने कार्यों के अनुरूप अनुकूलित हो जाते हैं? तो वह होता है शीर्ष कोशिकाओं के समूह में विभाजन से होता है। शीर्षस्थ यानी कोशिकाओं के समूह में विभाजन से होता है। उसके बाद है ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? यह भी होता है 2 प्रकार के। कह रहा कि ऊतक की कोशिकाओं की विभाजन क्षमता के आधार पर पादप ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है कि विभाज्योतिक ऊतक, दूसरा है कि अस्थायी ऊतक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे विभाज्योतिक ऊतक के बारे में। कह रहा कि कौन सा ऊतक अव्यवस्थित जीवित कोशिकाओं का बना होता है? तो वह बना रहता है विभाज्योतिक ऊतक बना रहता है। किस ऊतक में बार बार सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है? तो वह होता है विभाज्योतिक ऊतक में होता है। फिर है कि किस ऊतक की कोशिकाएं घने कणयुक्त कोशिका द्रव जिसे साइटोप्लाज्म से भरी रहती है या भरी होती है, वह रहता है विभाज्योतिक ऊतक रहता है। कौन सा ऊतक एकमात्र पादप ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो वह करता है विभाज्योतिक ऊतक करता है। कौन सी कोशिकाएं पौधे के विभिन्न अंगों को जन्म देती है और पौधे को बढ़ने में मदद करती है? तो वह करता है विभाज्योतिक ऊतक करता है। कौन सी अविभेदित कोशिकाओं वाले अधिकांश पौधे में वह ऊतक होता है जो पौधे के उन भागों में पाया जाता है जहां वृद्धि की संभावना रहती है? तो वह है विभाज्योतिक ऊतक में। फिर देखें कि स्थिति के आधार पर विभाज्योतिक ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो वह होता है 3 प्रकार के। कितने प्रकार के होता है? तो 3 प्रकार के। पहला है कि शीर्षस्थ विभाज्योतिक ऊतक है, दूसरा है कि पार्श्वस्थ विभाज्योतिक ऊतक होता है, जबकि तीसरा होता है अंतःवैर्षीय विभाज्योतिक ऊतक होता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे शीर्षस्थ विभाज्योतिक ऊतक के बारे में।
तो शीर्ष अस्थ विभाज्योतिक ऊतक कहाँ पाया जाता है? तो यह जड़ एवं तने के शीर्ष में या शीर्ष भाग में पाया जाता है। उसके बाद है कि शीर्ष अस्थ विभाज्योतिक ऊतक जो है कोशिकाएं विभाजित एवं विभेदित होकर किस ऊतक का निर्माण करता है? तो वह अस्थायी ऊतक का निर्माण करता है। तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है। तो तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है तो वह पाया जाता है शीर्ष विभाज्योतिक ऊतक पाया जाता है। तने और जड़ के शीर्ष पर पाया जाने वाला ऊतक जो होता है वह होता है शीर्ष विभाज्योतक ऊतक होता है। उसके बाद देखेंगे पार्श्व विभाज्योतिक ऊतक के बारे में। पहला है कि कौन सा ऊतक जड़ तथा तने के पार्श्व भाग में स्थित होता है एवं द्वितीयक वृद्धि करता है? तो द्वितीयक वृद्धि जो करता है वह करता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक करता है। उसके बाद देखिए कि पौधे के जड़ तथा तने में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति है जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है किस ऊतक की बनी होती है? तो वह होता है पार्श्व विभाज्योतक ऊतक का बना होता है। उसके बाद देखिए अंतःवर्षीय विभाज्योतक ऊतक के बारे में। पहला कि अंतःवर्षीय या अंतःवृष्ट विभाज्योतिक ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो वह पाया जाता है पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व के दोनों ओर पाया जाता है। उसके बाद देखिए अस्थायी ऊतक के बारे में। तो अस्थायी ऊतक या विभाज्योतिक ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप किसी ऊतक का निर्माण होता है जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है उसे ही अस्थायी ऊतक कहा जाता है, यानी कि परमानेंट टिश्यू कहा जाता है। ये याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही आता है, इसे 1 से 2 बार आप वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसके अलावा भी और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा, हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे। उसके बाद देखिए कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है विभेदन। कह रहा है कि अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे विभेदन कहते हैं। संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो संरचना के आधार पर अस्थायी ऊतक जो होता है यह 2 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है? तो पहला होता है सरल ऊतक, दूसरा होता है जटिल ऊतक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे सरल ऊतक के बारे में। इसमें एक एक पॉइंट हम पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अधिक आता है। तो सरल ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक जो होता है किन कोशिकाओं का बना होता है? तो सरल अस्थायी ऊतक जो होता है वह समरूप कोशिकाओं का बना रहता है। सरल अस्थायी ऊतक जो होता है वह हमेशा समरूप कोशिकाओं का बना ही रहता है। सरल अस्थायी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो सरल अस्थायी ऊतक जो होता है यह 3 प्रकार के बना रहता है। पहला रहता है मृदुतक, दूसरा होता है स्थूल कोण ऊतक, तीसरा होता है दृढ़ ऊतक। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मृदुतक के बारे में। पहला है कि मृदुतक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कार्टेक्स में पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो नए तने में पाया जाता है, जड़ में पाया जाता है, पत्तियों के एपिडर्मिस में पाया जाता है और कार्टेक्स में पाया जाता है। उसके बाद देखिए कि कुछ मृदुतक को क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी कह रहा है कि कुछ मृदुतक ऊतक में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतक को क्या कहते हैं? इसे हरित ऊतक या क्लोरोनाइकाइमा कहा जाता है। क्लोरोनाइकाइमा कहा जाता है या हरित ऊतक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कि जलीय पौधे में तैरने के लिए मृदुतक के बीच में गुहिकाएं पाई जाती है। इस प्रकार के मृदुतक को क्या कहा जाता है? इसे वायुतक या एरेनकाइमा कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि किस ऊतक का अंतःकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वह होता है मृदुतक, यानी कि पेरेनकाइमा का होता है। उसके बाद देखिए कि मृदुतक के प्रमुख कार्य, जैसे मृदुतक एपिडर्मी के रूप में पौधे को संरक्षण प्रदान करता है। कह रहा है कि मृदुतक जो होता है एपिडर्मी के रूप में पौधे को संरक्षण प्रदान करता है। पत्तियों में भोजन का निर्माण कौन करता है? तो मृदुतक करता है। पत्तियों में भोजन का निर्माण भी में मदद करता है और मृदुतक संचित क्षेत्रों में भोजन का संचय भी कार्य करता है। यह संचय का कार्य भी करता है। यह उत्सर्जित पदार्थों जैसे गोंद, रेनिन, टेनिन को संचित करता है। यह भोजन के पार्श्व चालन में सहायता भी करता है। यह भोजन के पार्श्व चालन में भी सहायता करता है। मृदुतक में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायता होता है या सहायक होता है। कह रहा है कि मृदुतक में पाए जाने वाले अंतरकोशिकीय स्थान गैसीय विनिमय में सहायक होता है। उसके बाद देखिए कि स्थूल कोण ऊतक। स्थूल कोण ऊतक जो है कि किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, केंद्र युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी तथा रसधानी युक्त होती है और इनकी भित्ति में किनारे पर सेलुलोज होने से स्थूलन होता है। तो वह होता है स्थूल कोण ऊतक में होता है। क्या कह रहा है कि किस ऊतक की कोशिकाएं जीवित, केंद्र युक्त, लंबी या अंडाकार या बहुभुजी तथा रसधानी युक्त होती है और इनकी भित्ति में किनारों पर सेलुलोज होने का स्थूलन होता है। तो वह होता है स्थूल कोण ऊतक में होता है। स्थूल कोण ऊतक कहाँ पाए जाते हैं?
स्थूल कोण ऊतक जो है कहाँ पर पाए जाते हैं? यह तने के एपिडर्मिस के नीचे तथा पर्णवृत्त या पुष्पवृत्त तथा पुष्प वाली वृत्त पर पाया जाता है। कौन? स्थूल कोण ऊतक। उसके बाद है कि कोलेन कायमा। कोलेन कायमा जो है या स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाएं किसके द्वारा या किसके कारण कोनों पर मोटी होती है? तो वह होता है सेलुलोज और पेक्टिन के द्वारा यह मोटा होता है, या इसी के कारण यह मोटा होता है। स्थूल कोण ऊतक के प्रमुख कार्य, जैसे यह पौधे को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, पौधे को जो है यांत्रिक सहायता प्रदान करता है स्थूल कोण ऊतक। हरित लवक वाले स्थूल कोण ऊतक भोजन का निर्माण भी करता है। जहाँ पर हरित लवक रहेगा वहाँ पर स्थूल कोण ऊतक जो है भोजन का निर्माण करने में भी कार्य करेगा। उसके बाद देखिए दृढ़ ऊतक। दृढ़ ऊतक जो है यह किस ऊतक की कोशिकाएं मृत, लंबी, संकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है? तो वह होता है दृढ़ ऊतक की होती है। उसके बाद है कि कौन सा ऊतक मृत कोशिकाओं का बना होता है? तो मृत कोशिकाओं का जो बना रहता है वह दृढ़ ऊतक बना रहता है। दृढ़ ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? यह तना, पत्तियों के सिरों पर, फलों तथा बीजों के बीजावरण में तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छल्ले पर या छिलके पर पाया जाता है। दृढ़ ऊतक जो है यह तना पर, पत्तियों के सिरों पर, फलों तथा बीजों के बीजावरण में तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों पर पाया जाता है। कौन सा? तो दृढ़ ऊतक पाया जाता है। उसके बाद देखिए काक्टेस। पेरिसाइकिल तथा संवहन बंडल में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो यह पाया जाता है दृढ़ ऊतक पाया जाता है। फिर है कि किस ऊतक में जीवद्रह नहीं पाया जाता है तथा किसकी भित्ति लिंगन के जमाव के कारण मोटी होती है? तो वह होता है दृढ़ ऊतक के कारण। फिर है कि किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका मोटी हो जाती है? तो लिंगनन की जमा की होने के कारण ही यह मोटी हो जाती है। कौन सा ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत प्रदान करता है? तो कठोर और मजबूत प्रदान जो करता है वह दृढ़ ऊतक प्रदान करता है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक से होता है? तो वह होता है दृढ़ ऊतक से होता है। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो दृढ़ ऊतक के कारण यह लचीलापन होता है। दृढ़ ऊतक के प्रमुख कार्य देखिए। पहला कि यह पौधे को आंतरिक सहारा प्रदान करता है। पौधे में आंतरिक सहारा प्रदान करता है दृढ़ ऊतक। यह पौधे की आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। पौधे के बाह्य परतों में यह रचनात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है। यह पौधे को सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन भी प्रदान करता है। कौन? दृढ़ ऊतक। उसके बाद देखिए जटिल ऊतक के बारे में। सरल ऊतक के बारे में पढ़िए, उसके बाद जटिल ऊतक के बारे में पढ़ते हैं। तो जटिल ऊतक जो है यह जटिल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं? तो यह बना रहता है 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं का बना रहता है। पूछेगा कि जटिल अस्थायी ऊतक किस प्रकार की कोशिका के बने रहते हैं? तो यह 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं के बने रहते हैं। जटिल ऊतक किस प्रकार की या जटिल ऊतक किस प्रकार कार्य करता है? तो यह एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जटिल ऊतक जो है किस प्रकार कार्य करता है? तो यह एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जटिल ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? तो जटिल ऊतक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? तो संवहन बंडल का निर्माण करता है। जाइलम और फ्लोएम मिलकर किसका निर्माण करता है? तो यह संवहन और बंडल का निर्माण करता है। कौन से ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? तो जाइलम और फ्लोएम जो है यह संवहन पुल बनाते हैं। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायता ऊतकों को क्या कहा जाता है? इसे संवहनी ऊतक कहा जाता है। तो सबसे पहले जाइलम पढ़ते हैं। तो जाइलम के बारे में, जाइलम क्या है? तो जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम ऊतक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पौधे के जड़, तना तथा पत्ती में पाया जाता है। पौधे के जड़ तथा तना और पत्ती में पाया जाता है। जड़ द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज और लवण को पौधे विभिन्न भागों तक पहुंचाने, यानी कौन पहुंचाता है? तो वह जाइलम। पूछेगा कि जाइलम का कार्य क्या रहता है? तो जड़ों द्वारा अवशोषित करके जल तथा खनिज लवण को पौधे में विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य जाइलम करता है। जाइलम कितनी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है? तो जाइलम जो है यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर कार्य करता है। जाइलम जो है 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर कार्य करता है। पहला है वाहिकाएं, पहला हो जाएगा वाहिकाएं, दूसरा है रेकिटस और तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है जाइलम मृदुतक है। उसके बाद देखिए फ्लोएम। फ्लोएम के बारे में पहला है कि फ्लोएम क्या है? तो फ्लोएम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। जाइलम और फ्लोएम भी दोनों क्या है? एक जटिल अस्थायी ऊतक है, क्योंकि यह अस्थायी ऊतक का एक भाग है। फ्लोएम कहाँ पर पाए जाते हैं? तो फ्लोएम जो है पौधे की जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों एक ही जैसा होता है, जो कि जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। लेकिन फ्लोएम का काम रहता है, क्या रहता है? तो भोज्य पदार्थ को ले जाना, और जाइलम का काम रहता है जल और खनिज को ले जाना। जैसे पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है, कौन पहुंचाता है? तो वह फ्लोएम पहुंचाता है। पौधे द्वारा तैयार भोज्य पदार्थ जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन बनाता है, वह कौन पहुंचाता है पौधे के विभिन्न भागों में? तो वह पहुंचाता है फ्लोएम पहुंचाता है। अतनुकारी शर्करा के रूप में शर्करा का
परिवहन कौन करता है? तो वह करता है फ्लोएम। कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम को ही पोषवाही भी कहा जाता है। उसके बाद है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो वह करता है फ्लोएम। कह रहा है कि कौन सा ऊतक पौधे के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में या हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो वह करता है फ्लोएम। उसके बाद है कि फ्लोएम कितनी प्रकार की कोशिकाओं या तत्वों से मिलकर बनता है? तो फ्लोएम जो है यह 4 प्रकार की कोशिकाओं या तत्वों से मिलकर बनता है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो पहला क्या है? चलनी नलिकाएं। पहला है चलनी नलिकाएं, जबकि दूसरा है सह कोशिकाएं। क्या है? सह कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम तंतु। तीसरा क्या है? फ्लोएम तंतु। जबकि चौथा है फ्लोएम मृदुतक होता है। तो ये 4 को याद रखिएगा। कौन कौन? चलनी नलिकाएं, दूसरा है सह कोशिकाएं, तीसरा है फ्लोएम तंतु, चौथा है फ्लोएम मृदुतक है। तो ये 4 प्रकार के होता है। तो फ्लोएम से याद रखिएगा, फ्लोएम जो है यह भोज्य पदार्थ को पहुंचाने में कार्य करता है। जो भोज्य पदार्थ को यानी पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो फ्लोएम करता है। जबकि जाइलम जो करता है जल खनिज को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, यानी जड़ों द्वारा जो अवशोषित किया जाता है जल खनिज, वह पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो वह जाइलम करता है। जबकि फ्लोएम भोज्य पदार्थ पहुंचाने का कार्य करता है। यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए कि अगला टॉपिक में बोलिएगा तो कंकाल तंत्र के बारे में लेकर आएंगे, यानी टॉपिक नंबर लेकर आएंगे कंकाल तंत्र के बारे में। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अब उत्तक से छूटने वाला नहीं है। इससे पहले हम सब पढ़े थे किसके बारे में? तो वह पढ़े थे कोशिका के बारे में। तो आज हम पढ़े उत्तक के बारे में। तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं छूटेगा और वीडियो को जितना हो सके 1 से 2 बार जरूर देखिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।